तो चलिए एक बार फिर से चलते हैं धातु और अधातु की दिलचस्प दुनिया में। आज हम जानेंगे कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कहाँ-कहाँ काम आते हैं। इनके एटम्स के बीच दोस्ती कैसे होती है, इन्हें धरती की गहराइयों से निकाला कैसे जाता है और इन्हें इनके सबसे बड़े दुश्मन यानी जंग से बचाया कैसे जाता है। तो ये रहे हमारे आज के टॉपिक्स। हम एक एक करके इन सभी को समझेंगे और देखेंगे कि ये सब आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। हमारे आसपास जो ये मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं, आखिर ये हमारे किस काम आते हैं? कभी सोचा है कि बिजली के तार कॉपर और एल्यूमिनियम के ही क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी एक खासियत है डक्टिलिटी, मतलब इन्हें खींचकर बहुत पतला तार बनाया जा सकता है। हमारे किचन के बर्तन हों या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की मशीनें, लोहा, तांबा और एल्यूमिनियम हर जगह हैं। और हाँ, लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की एक पतली परत चढ़ा दी जाती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जो चमकदार स्टील के बर्तन होते हैं ना, उनकी चमक के पीछे क्रोमियम और निकल का हाथ होता है। गहनों की दुनिया तो सोना और चांदी के बिना अधूरी है। और थर्मामीटर में जो चमकीला लिक्विड ऊपर नीचे होता है, वो पारा, एक ऐसी अनोखी धातु जो कमरे के तापमान पर भी लिक्विड रहती है। और गाड़ियों को स्टार्ट करने वाली बैटरी, उसमें होता है सीसा। अच्छा, अब जरा अधातुओं की बात करें। हाइड्रोजन का इस्तेमाल वनस्पति घी बनाने में होता है और अमोनिया बनाने में भी, जिससे खेतों के लिए खाद बनती है। और पेंसिल की नोक में जो ग्रेफाइट होता है, वो असल में कार्बन का ही एक रूप है। ये बिजली का सुचालक होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोड बनाने के लिए किया जाता है। पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है। और चिप्स के पैकेट में जो हवा भरी होती है जिससे वो ताज़े रहते हैं, वो भी नाइट्रोजन ही है। वहीं दूसरी तरफ सल्फर का इस्तेमाल फंगस मारने वाली दवाओं, गन पाउडर और टायर के रबर को मजबूत बनाने में होता है। अब समय है केमिस्ट्री के एक बहुत ही खास, एक जादुई रिश्ते को समझने का। चलिए देखते हैं कि ये आयनिक बंध यानी आयनिक बॉन्ड्स आखिर बनते कैसे हैं। तो देखिए, आयनिक बॉन्ड ना एक तरह का लेन देन है। इसमें एक धातु जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, अपना इलेक्ट्रॉन एक अधातु को जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, पूरी तरीके से दे देता है। और इसी लेन देन से इनके बीच एक मजबूत रिश्ता, एक बॉन्ड बन जाता है। अब इस स्लाइड को जरा गौर से देखिए। इसमें एक पैटर्न छिपा है। पीरियोडिक टेबल में बाईं तरफ की जो धातुएं हैं, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन देना पसंद करती हैं और पॉजिटिव चार्ज ले लेती हैं, जबकि दाईं तरफ की अधातुएं इलेक्ट्रॉन लेने की शौकीन होती हैं और नेगेटिव बन जाती हैं। इसे हमारे रोज के खाने वाले नमक यानी सोडियम क्लोराइड की कहानी से समझते हैं। सोडियम के बाहरी शेल में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, जिससे वो छुटकारा पाना चाहता है। और क्लोरीन को अपना बाहरी शेल पूरा करने के लिए बस एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो बस मिल गई ना एकदम परफेक्ट जोड़ी। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, सोडियम भी खुश, क्लोरीन भी खुश, दोनों का काम बन गया। और इस इलेक्ट्रॉन के लेन देन के बाद सोडियम एक पॉजिटिव आयन बन जाता है और क्लोरीन एक नेगेटिव आयन, और दोनों ही नोबल गैस जैसी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पा लेते हैं। मतलब दोनों अब सुपर स्टेबल हो गए हैं। अच्छा, अब एक और केस देखते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड का। यहाँ मैग्नीशियम के पास देने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन हैं, पर एक क्लोरीन एटम को तो सिर्फ एक ही चाहिए। तो अब क्या होगा? तो मैग्नीशियम एक स्मार्ट मूव चलता है। वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को 2 अलग-अलग क्लोरीन एटम्स को एक-एक करके दे देता है। इस तरह एक मैग्नीशियम एटम 2 क्लोरीन एटम्स के साथ मिलकर एक बैलेंस्ड और स्टेबल कंपाउंड MgCl2 बनाता है। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि ये आयनिक यौगिक बनते कैसे हैं, तो चलिए इनके गुणधर्मों यानी इनकी प्रॉपर्टीज पर भी एक नजर डालते हैं। देखिए, ये आयोनिक यौगिक बहुत मजबूत होते हैं, इसीलिए ये ठोस और कठोर होते हैं। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। ये आमतौर पर पानी में आसानी से घुल जाते हैं और घुलने के बाद बिजली के अच्छे कंडक्टर बन जाते हैं। लेकिन हाँ, ये कांच की तरह भंगूर भी होते हैं, मतलब दबाव पड़ने पर टूट जाते हैं। अब चलते हैं एक वर्चुअल टूर पर जमीन के नीचे खदानों में और देखते हैं कि इन कीमती धातुओं को धरती के गर्भ से कैसे निकाला जाता है। यहाँ 2 शब्द समझना बहुत जरूरी है, खनिज और अयस्क। देखिए, धरती में मिलने वाली हर प्राकृतिक चीज खनिज है, लेकिन जिस खनिज से धातु निकालना आसान और फायदेमंद हो, सिर्फ उसे ही अयस्क कहते हैं।
मतलब सभी अयस्क खनिज होते हैं पर सभी खनिज अयस्क नहीं होते। ये फ्लो चार्ट पूरी कहानी को एक ही बार में समझा देता है। सबसे पहले अयस्क को साफ किया जाता है, फिर धातु कितनी रिएक्टिव है इस हिसाब से अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। ज्यादा रिएक्टिव धातुओं के लिए इलेक्ट्रोलिसिस, मीडियम रिएक्टिव के लिए कैल्सिनेशन या रोस्टिंग, और कम रिएक्टिव के लिए सिर्फ रोस्टिंग करके उन्हें शुद्ध किया जाता है। निस्तापन और भर्जन नाम सुनने में थोड़े मुश्किल लगते हैं, पर इनमें फर्क बहुत छोटा सा है। दोनों में ही अयस्क को तेज गर्म किया जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि निस्तापन हवा की गैर मौजूदगी में होता है और भर्जन हवा की मौजूदगी में, बस। और अब आते हैं हमारे आखिरी लेकिन बहुत ही जरूरी टॉपिक पर, धातुओं का सबसे बड़ा दुश्मन संक्षारण यानी कोरोजन, और हम इससे अपनी कीमती चीजों को कैसे बचा सकते हैं। ये हम सब ने देखा है ना? चांदी के गहनों का धीरे धीरे काला पड़ जाना, तांबे के बर्तनों पर हरी परत का जमना और लोहे पर भूरे रंग का जंग लगना, ये सब संक्षारण के ही उदाहरण हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं है, हर समस्या का समाधान होता है। हम धातुओं को पेंट करके, उन पर तेल या ग्रीस लगाकर या जिंक या क्रोमियम की परत चढ़ाकर बचा सकते हैं। एक और तरीका है मिश्र धातु यानी एलॉय बनाना। जैसे 24 कैरेट सोना बहुत नरम होता है, तो गहने बनाने के लिए उसमें थोड़ा तांबा या चांदी मिलाया जाता है ताकि वो मजबूत बन सके। तो आज हमने देखा कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स के पूरे लेनदेन से इतने मजबूत आयोनिक यौगिक बनते हैं। अब एक सवाल ये उठता है कि अगर एटम्स इलेक्ट्रॉन्स का लेनदेन करने की बजाय उन्हें आपस में शेयर करें यानी साझेदारी करें, तो क्या होगा? तब किस तरह के पदार्थ बनेंगे? खैर, ये एक और मजेदार कहानी है जिसे हम जानेंगे किसी और दिन।